10 नवंबर 2025। एक ऐसी तारीख जो दिल्ली के जहन में एक गहरे जख्म की तरह बस गई है। उस दिन राजधानी एक भयानक आतंकी हमले से दहल गई थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी साजिश की कहानी है जिसकी परतें जब खुलीं तो बड़े बड़े जांचकर्ताओं के भी होश उड़ गए। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस शाम से। सोचिए, जगह थी दिल्ली का दिल, वो इलाका जो इतिहास और रोजमर्रा की भीड़ दोनों से हमेशा गुलजार रहता है। पर उस दिन यहां कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। जब जांच करने वालों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो पता है क्या हुआ? एक एक करके डॉट्स कनेक्ट होने लगे। सबसे पहले सुबह सुबह 3:15 बजे एक सफेद Hyundai i20 सुनहरी मस्जिद के पास आकर रुकती है और घंटों तक वो वहीं खड़ी रहती है। फिर शाम को 6:45 बजे के आसपास वही कार अचानक शहर के सबसे व्यस्त ट्रैफिक का हिस्सा बन जाती है और ठीक 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक जबरदस्त धमाका होता है। और जब धूल छटी तो जो तस्वीर सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। इस एक धमाके ने 15 जिंदगियों को हमेशा के लिए छीन लिया था। 15 मौतों के अलावा 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी थे। चारों तरफ बस चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। गाड़ियां धूं-धूं कर जल रही थीं और पूरा इलाका धुएं और दहशत में डूबा हुआ था। इस पूरी तबाही और अफरा तफरी के बीच जांचकर्ताओं ने अपना काम शुरू किया। अब उनका एक ही मकसद था, मलबे के ढेर से उन सुरागों को निकालना जो असली गुनहगारों तक ले जा सकें। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो जांचकर्ताओं के दिमाग में घूम रहा था वो ये था कि आखिर उस कार में ऐसा क्या था जिसने इतनी बड़ी तबाही मचा ली। फोरेंसिक टीमों ने जब गाड़ी के परखचों की जांच की तो उन्हें मिला ANFO। अब ये ANFO क्या है? ये असल में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का एक मिक्सचर है। बनाने में तो आसान है लेकिन बेहद बेहद ताकतवर। तो देखिए, फोरेंसिक जांच से तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। विस्फोटक था NFO जिसे एक डेटोनेटर के जरिए उड़ाया गया। मामला इतना संगीन था कि फौरन बिना देरी किए UAPA जैसे सख्त कानून के तहत FIR दर्ज हुई और केस सीधा चला गया देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी NIA के पास। विस्फोटक कौन सा था ये तो पता चल गया, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। उन चेहरों को बेनकाब करना जो इस पूरी साजिश के पीछे थे। और फिर जांच में मिला सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू DNA सैंपल से। घटनास्थल से मिले सबूतों ने सीधा कार चलाने वाले की पहचान करा दी और जो नाम सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था, डॉक्टर उमर उन नबी। लेकिन कहानी सिर्फ डॉक्टर उमर पे आकर खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये साफ हो गया कि ये किसी एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता। एक और नाम सामने आया, आमिर रशीद अली। आरोप था कि इसने कार खरीदने और उसमें विस्फोटक रखने में मदद की थी। और फिर तो मानो एक के बाद एक परतें खुलती चली गईं। इसी साजिश में 6 और डॉक्टर और 2 मौलवी गिरफ्तार हुए। यहां तक कि इसके तार कानपुर के एक और डॉक्टर शाहीन शाहिद से भी जाकर जुड़ गए। अब ये जांच सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट तक ही सीमित नहीं रही थी। जांचकर्ताओं को ये एहसास होने लगा था कि वो किसी छोटी मोटी साजिश का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े और खतरनाक जाल का सामना कर रहे हैं। और फिर एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको सकते में डाल दिया। दिल्ली धमाके से ठीक एक दिन पहले फरीदाबाद में अधिकारियों ने लगभग 2900 किलो, जी हां 2900 किलो बम बनाने का सामान पकड़ा था। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता था? फरीदाबाद में इतनी बड़ी जब्ती और दूसरी तरफ गिरफ्तार हुए लोगों की प्रोफाइल्स जो डॉक्टर थे, पढ़े लिखे लोग थे, इसने जांचकर्ताओं को एक नई और बहुत ही परेशान करने वाली थ्योरी पर सोचने को मजबूर कर दिया। ये कोई आम आतंकी गुट नहीं था, ये था एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क। एक ऐसा मॉड्यूल जिसमें पढ़े लिखे, समाज में इज्जतदार माने जाने वाले प्रोफेशनल्स शामिल थे। तो अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलता है, अगले ही दिन दिल्ली में एक बड़ा धमाका हो जाता है और फिर इस सिलसिले में पढ़े लिखे डॉक्टर और मौलवी पकड़े जाते हैं। ये सारी कड़ियां साफ साफ इशारा कर रही थीं कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। इतनी सारी गिरफ्तारियों और खुलासों के बाद भी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब कुछ ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब मिलना देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पहला सवाल है मकसद को लेकर। आखिर इन लोगों ने लाल किले जैसी ऐतिहासिक जगह को ही क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई खास संदेश देने की कोशिश थी?
फिर दूसरा बड़ा सवाल उठता है पैसे का। इतना बड़ा ऑपरेशन, कार खरीदने से लेकर इतना सारा विस्फोटक इकट्ठा करने तक, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा था? क्या इसकी फंडिंग देश के बाहर से हो रही थी? और शायद जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही पता लगाना है कि ये व्हाइट कॉलर नेटवर्क आखिर कितना गहरा है। जो लोग पकड़े गए हैं, क्या खेल बस वहीं तक था या फिर इसकी जड़ें देश के और भी कोनों में फैली हुई हैं? और आखिर में वो सबसे डरावना सवाल कि क्या ये हमला एक अकेली घटना थी जिसे रोक दिया गया, या फिर ये किसी बहुत बड़ी और खतरनाक मुहिम की सिर्फ एक शुरुआत थी? इन्हीं सवालों के जवाब में कहीं ना कहीं हमारे देश की आने वाली सुरक्षा टिकी हुई है।